Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, today I'm going to teach you something new, which is a letter format. That means how to write formal letters and how to write informal letters. So, students, before knowing the methods and the steps and the procedures of writing the methods, rules and regulations, first of all, you should be able to differentiate, distinguish between a formal letter or an informal letter. So, students, when you are writing to some public authority or private organization or to someone whom you don't know personally, ठीक है ना, अगर आप किसी ऐसे को लेटर लिखते हो, किसी अथॉरिटी को, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ऐसे को जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, पर्सनली अगर जानते हो तो भी, अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या किसी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी अगर फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा अगर आप किसी भी और को लेटर लिख रहे हो और वो एक सोशल कंसर्न का इशू है या फिर लगता है कि नहीं यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप उसमें कैजुअली नहीं अप्रोच कर सकते हो, तो जहाँ पे कैजुअली अप्रोच नहीं होगा वहाँ पे फॉर्मल अप्रोच होगा। ठीक है, ये मैं आपको बहुत कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ कि व्हेन यू हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर यू शुड सी दीज कंटेंट्स एंड दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, वील डील इट लेटर। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। फॉर्मल वहाँ होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेस में अगर कुछ लेटर लिखना है, किसी कंप्लेन के रिगार्डिंग लेटर लिखना है, किसी प्राइवेट अथॉरिटी को लेटर लिखना है, किसी प्राइवेट फर्म को लेटर लिखना है, किसी कंस्ट्रक्शन फर्म को लेटर लिखना है, सो दीज आर काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर्स। बट यही अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखना है या अपने फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कॉन्ग्रेचुलेशन है या फिर एग्ज़ाम इज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, तो अब उसके लिए आप किसी को ये समझाना चाहते हो अपने फैमिली मेम्बर में, अपने छोटे भाई बहन को या अपने बड़े भैया भाई बहन को कि अब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो ट्राई टू फोकस ऑन योर एग्ज़ाम्स एंड ऑल, तो उसके लिए इनफॉर्मल लेटर यूज़ होता है। ठीक है, सो इफ़ आई स्टार्ट विद द पैटर्न एंड द फॉर्मेट, ठीक है, सो rather than giving you the format I'm just trying to explain the format with the example itself. ठीक है, so here is a question that you are Rahul Singh living in Park Street, Kolkata. You have been facing the menace caused by stray cattle in your locality. Write a letter to the concerned authorities drawing their attention and towards problem. सो स्ट्री कैटल मतलब वो होते हैं जो कि रोड वगैरह पे टहलते रहते हैं, काइंड ऑफ पालतू, नॉट पालतू बट रोड पे टहलते रहते हैं। ठीक है, कैटल मीन्स जान ही रहे हो। ठीक है, मतलब जानवर वगैरह, तो उसमें कुछ भी आ सकता है। कैटल में आपका काऊ है, बफेलो है, और ऐसा है बच्चों, लाइक इट हैपन्स कि देयर आर सो मैनी, लाइक even in Obra and in many places when you go you can see the stray cattle sitting on the road, so it may cause accident and all na. So it is actually a menace, means a danger thing. So that is why if you have to write the letter to the concerned authority. Okay, so यहाँ पे अब देखो एक चीज़ समझने वाली बात है, राइट अ लेटर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ड्राइंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया कि किसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ समझो, ये जो पार्ट है पार्क स्ट्रीट कोलकाता, जस्ट अ मिनट, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, देखो एड्रेस में ये लिखा है, आपका जो गिवन एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कह रहा है यू आर राहुल सिंह लिविंग इन पार्क स्ट्रीट कोलकाता। सो अगर आप पार्क स्ट्रीट कोलकाता में हो तो आपको पार्क स्ट्रीट कोलकाता ही लिखना है। ठीक है ना, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं लिखना है। पहली लाइन में पार्क स्ट्रीट आएगा, सेकेंड राउंड में कोलकाता आएगा, सेकेंड लाइन में कोलकाता आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वी कॉल इट सेंडर्स एड्रेस, वी कॉल इट सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, डेट। नेक्स्ट क्या आता है, डेट आता है। डेट का पैटर्न देख लो क्या है, 14 फरवरी 2017, यानी पहले आपका कार्डिनल नंबर्स में
डेट लिखा जाएगा, फिर मंथ, फिर कॉमा, देन ईयर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट आ रहा है वो है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स मतलब अब जिसको जो रिसीव करेगा आपका लेटर, आप जो ये लेटर लिख रहे हो, जो ये लेटर रिसीव करेगा उसको कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस। तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, राइट। म्यूनसिपाल्टी, म्यूनसिपालिटी नॉर्थ वेस्ट जोन कोलकाता। सो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा नहीं था कि कंसर्न अथॉरिटी क्या है, बट यू नो कि अगर मैं ओबरा की बात करूँ तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप लेटर कहाँ पे लिखोगे, आप कहाँ लिखो, यहाँ पे आप क्या किस अथॉरिटी को लिखोगे? क्या आप ये इस काम के लिए पुलिस को लिखोगे? नहीं ना। आप किसको लिखोगे? आप नगर पंचायत जो यहाँ का है आप उसके लिए लिखोगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है समझना थोड़ा सा कि अगर आपको स्ट्रीट कैटल का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आप आजकल सभी के घर के आगे या फिर हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एलईडी लाइट्स वगैरह लगी रहती हैं जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। अब मान लो कि आपके रोड, घर के सामने जो एक रोड है, मान लो कि 100 मीटर लंबा एक रोड है, ठीक है, वहाँ पे लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना, तो किसको लिखोगे? आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखोगे, या फिर आप किसी यहाँ के सर्कल ऑफिसर को लिखोगे, या पुलिस ऑफिसर को लिखोगे, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिखोगे, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ हैं उनको लिखोगे, या फिर नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं उनको लिखोगे, किसको लिखोगे? सो ये आपको थोड़ा सा सोचना होगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने गार्जियन से भी हेल्प लेनी होगी कि अच्छा पापा, अगर मुझे मेरे कॉलोनी में ये दिक्कत आ जाए और इसकी कंप्लेन मुझे करनी हो, या फिर इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करना हो, तो मैं किसको लेटर लिखूंगी या लिखूंगा? ये सारी चीज़ें अपने फादर से पूछते रहा करो, या फिर मेरे से भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है कि सर अगर मुझे इस चीज़ के लिए लेटर लिखना होगा तो कंसर्न अथॉरिटी क्या होगी। यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी अगर आप किसी और को दे देते, अगर आप प्राइम मिनिस्टर दे देते या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दे देते, तो ये आपका लेटर जो है बहुत वेग हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना। चलो, सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये जो सर लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सैल्यूटेशन। क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। तो सैल्यूटेशन करना होता है, सर है, मैम है, या फिर कुछ भी है, सर मैम ही बेसिकली होता है, तो वो सैल्यूटेशन होता है। अच्छा, सैल्यूटेशन के बाद जब आप देखोगे थोड़ा सा, तो ये जो पार्ट आ रहा है ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो फिर आता है सब्जेक्ट। तो अब आप सब्जेक्ट का सीक्वेंस देखना, पहले सर आया, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट आया है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि अब मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, डिलीट कर दूँ? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न समझ में आ गया ना। अब उसके बाद देखो, जैसे अपने सब्जेक्ट लगा दिया तो सबसे पहले कंटेंट का स्टार्टिंग होता है। जैसे ये है कि मेनेस ऑफ स्ट्रे कैटल, यानी उनसे जो जो खतरा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? देखो, दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द मेनेस caused by the stray cattle roaming about in our locality, and as far as I think over the whole of Kolkata, these cattle disrupt smooth traffic flow and even sit on the middle of the roads, causing traffic jams on the roads. These stray cattle themselves even get injured many a time by speeding vehicles, and at times they attack and injure the passers-by and children. अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया गया है लेटर में, कि पहले जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, कि उस स्ट्रीट्स पे, या मतलब अपने को पार्क स्ट्रीट में भी होता है और पूरे के पूरे कोलकाता में ऐसा होता है। तो पहले ये समझाया गया कि ट्रैफिक जैम क्रिएट होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर जस्ट उसका देखो तुरंत उसका मतलब, अब जैसे एक ये बताया गया कि भाई उनके बैठने की वजह से हमारे को दिक्कत हो रहा है, यानी कि हमको जाम लग रहा है, लेट हो रहा है, एंड अपनी मतलब हम लोगों की प्रॉब्लम बताया जा रहा है। फिर सेकंड लाइन में ये भी बताया जा रहा है कि नहीं, स्पीडिंग व्हीकल से स्ट्रे कैटल को भी दिक्कत होती है, उन्हें भी चोट लग जाता है, दे गेट इंजर्ड, और उसकी वजह से फिर बाकी भी जो पासर्स बाय होते हैं वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। भाई अगर एक्सीडेंट होगा, अगर कोलिशन होगा, तो कोलिशन अगर होगा तो कोलिशन में दोनों को चोट लगेगी ना, स्ट्रे कैटल को भी लगेगी और जो पासर्स बाय हैं, जो बाइक होल्डर्स हैं, सबको लगेगी, बाइक राइडर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो इसमें समझाई जा रही है। अब ये कह रहा है, ओल्ड एंड फीबल पीपल हैव सस्टेन सीरियस इंजरीज इन आवर लोकेलिटी बाय दीज हॉर्न्ड ह्यूज एनिमल्स। अब ये कह रहा है कि देखो, अब एक थोड़ा सा इसी चीज़ को डीप में लेके जा रहा है।
डीप प्रॉब्लम, यानी कि किसी सी सिचुएशन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ओल्ड और फीबल पीपल हैं वो लोग ऐसे कई सारी इंजरी से बस बच के आए हैं, ज़िंदगी मतलब मौत से बच के आए हैं। सस्टेन मतलब बच जाना किसी तरीके से। ठीक है, फिर देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि द स्ट्रे कैटल फीड ऑन द गार्बेज थ्रोन इन द बिन्स placed at different corners of our area, thereby littering the surrounding areas and feeding on all the waste, even the non-biodegradable and toxic things, including the polythene bags. The polythene bags choke their intestinal system and their life is cut short without any fault of these docile animals. It is high time the authority took strict action against the owners of these poor cattle who milk them. अब देखो बढ़ते इतने अच्छे से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे केवल यही नहीं बताया जा रहा है कि उनकी वजह से हमें दिक्कत है, यानी स्ट्रे कैटल की वजह से हमें दिक्कत है, यहाँ पे ये भी समझाया जा रहा है कि क्योंकि स्ट्रे कैटल ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे, डस्टबिन बैग में से वो कुछ भी खा लेती हैं, मतलब फिर उन्हें दिक्कत हो जाता है उनके, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, उनके इंटेस्टाइन में रह जाता है, बॉडी चोक हो जाती है। तो ये भी समझाया जा रहा है कि दिस इज़ फैटल फॉर देम एज वेल, ये मेनस केवल हम लोगों के लिए नहीं है, फॉर वी ह्यूमन बींग्स, दिस इज मेनस फॉर दोज एनिमल्स एज वेल। तो ये बहुत बैलेंस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली द वेरी काइंड ऑफ थिंग, या कि इस तरीके से जब किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हो कंसर्न अथॉरिटी को, तो कंसर्न अथॉरिटी को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है कि नहीं यार मुझे ये काम करना चाहिए। देखो एक होता है अपना कंप्लेन ला के रख देना, ठीक है, एक होता है कि अपना कंप्लेन ला के रख दिए कि नहीं सर मेरा कंप्लेन है प्लीज़ ठीक करिए, तो वो तब तक ठीक नहीं करेंगे कंसर्न अथॉरिटी जब तक उन्हें वहाँ पे नहीं लगेगा हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। सो व्हेन यू कंप्लेन एंड यू से कि सर दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर दिस इज़ द प्रॉब्लम टू अस बिकॉज ऑफ इट, पहले अपना प्रॉब्लम बताया, फिर उसके बाद पूरी की पूरी व्याख्या करके डिटेल में समझा के रखा हुआ है कि इससे उनको भी प्रॉब्लम है, उनको मीन्स उन स्टे कैटल को प्रॉब्लम है, उन एनिमल्स को प्रॉब्लम है, वो बेसिकली गलत हो जा रहा है उनके साथ। फिर थर्ड जो पैराग्राफ है ये और ज़्यादा प्यारा पैराग्राफ है, इसमें समझाता है कि इट इज़ हाई टाइम द अथॉरिटी टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ दीज कैटल हु मिल्क देम, अर्न फॉर्चून एंड देन लीव देम ऑन रोड्स फॉर द होल डे। यानी कि अब एक स्ट्रिक्ट टाइम आ चुका है कि भाई देखो जो भी गाय हैं भैंस है, लाइक जो भी स्ट्रे कैटल है, सो उनका एक ओनर ज़रूर होगा, और वो उन ओनर्स के खिलाफ हम लोगों को एक्शन लेना ज़रूरी है कि वो उसका उन एनिमल्स का यूज़ कर लेते हैं, दे मिल्क देम, फिर उसको उस मिल्क को सेल कर लेते हैं और फिर दिन भर के लिए टहलने को घूमने को छोड़ देते हैं। सो दिस इज़ इन ह्यूमन ना, दिस इज़ इन ह्यूमन बिहेवियर टू द एनिमल, कि आप उसका यूज़ करके दिन भर के लिए छोड़ दो। तो अब यहाँ पे इसका मतलब एक तरीके से हर चीज़ को पॉइंट कवर अप किया जा रहा है। बच्चों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ है, ठीक है ना। आप लोग जो है अभी 8 तक जो भी लेटर लिखना सीखे होंगे वो ये बस लेटर फॉर्मेट देखे होगे, उसको बस कॉपी कर दिए होगे, बट ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है किसी भी लेटर को किसी कंसर्न अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करते हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो यही सारी चीज़ें इसमें देखो फिनिश हो रही है। तो अब तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि देखो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ चेंज मतलब 3 to 4 पैराग्राफ्स का एक लेटर होता है, ठीक है, 3 to 4 पैराग्राफ्स का, जैसे ये हमारा 4 पैराग्राफ्स का है। अब इसमें देखो लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट है आई होप कॉमा स्ट्रिंजेंट एक्शन। अच्छा एक चीज़ देखो और छूट रही थी, मैंने ध्यान दिया कुछ ग्रामर का था, एक लाइन है इट इज़ हाई टाइम द अथॉरिटी टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द ओनर्स ऑफ दिस। तो जब भी देखो बच्चों एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, इट इज़ हाई टाइम में, इट इज़ हाई टाइम, या फिर इट इज़ टाइम, या फिर इट इज़ टाइम, दोनों ही, अगर हाई टाइम लिखा तो भी ठीक है और इट इज़ टाइम लिखा तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब है, उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो हमेशा वर्ब किस फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा। इसका प्रूफ देखो क्या है, इट इज़ हाई टाइम द अथॉरिटी, वर्ब क्या आया, टुक, तो या तो को इट इज़ द जैसे माइंड में आता है ना कि इट इज़ हाई टाइम अथॉरिटी शुड टेक, तो शुड टेक नहीं आता, हाई टाइम के साथ हमेशा जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब जब हमने उसको फिनिश करना है तो क्या कहना है, आई होप stringent action will be taken by the authority in this regard and steps will be initiated to safeguard and secure the residents of
पार्क स्ट्रीट फ्रॉम दिस एवर इंक्रीजिंग menace फेस्ड बाई अस। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस ला के आप छोड़ रहे हो कि अब यहाँ पे देखो बिग नहीं कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि सर मुझे आपसे एक होप लगा हुआ है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आप अथॉरिटीज़ द्वारा, ताकि हम लोग सेफ गार्ड कर सकें और यहाँ के लोगों को भी सेफ गार्ड कर सकें और उन एनिमल्स को भी सेफ गार्ड कर सकें। ठीक है, थैंकिंग यू योर सिंसियरली राहुल सिंह। पैटर्न समझ में आ रहा है ना? इसके जस्ट बाद थैंकिंग यू होगा, योर सिंसियरली होगा और राहुल सिंह होगा। ठीक, एक चीज़ तुमने ऑब्जर्व किया बच्चों, कॉमा कहीं नहीं है, कॉमा मत लगाना, कॉमा तक का भी ध्यान देना होता है। सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसको आप समझ लिए हो तो वेल डन, नहीं समझे हो तो मेरे से अपना डाउट कुछ ना कुछ पूछ लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, चलो ठीक है, ये दिख ही गया तो देख ही लो। ये जो है आपके सामने, कैन यू सी इट? टेक इट्स स्क्रीनशॉट। ठीक है, टेक इट्स स्क्रीनशॉट, लेट मी हाइड इट। इसका स्क्रीनशॉट लो और इस पे एक लेटर लिखो और लेटर लिख के मेरे को सेंड करो। ठीक है ना? दैट्स ऑल बच्चों, थैंक्स फॉर द डे।